पीओपी और जिप्सम चैनल नजदीक प्राइमरी स्कूल जरचल्ला होलसेल और रिटेल के लिए इन नंबरात 9346819327 या 7386923012 पर कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। जिला विकाराबाद के तांडूर मुस्तखर पर वाक़े समद फंक्शन हॉल में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जारी करदा तहरीरी मवाद को व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ग्रुप्स की मदद से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वक्फ बिल की मुखालिफत में अपना एहतजाज दर्ज करवाने के लिए इजलास का इनेकाद अमल में लाकर शऊर बेदार किया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर MLC आमिर अली खान ने शिरकत की। आमिर अली खान ने इजलास से मुखातिब होते हुए कहा कि हम तमाम मुसलमान मुत्तहिदा तौर पर जिद्दोजहद करते हुए वक्फ बोर्ड के तहत जो अराजियात और अमलाक हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। हम तमाम इसी तरह शिद्दत के साथ मुत्तहिदा तौर पर CAA NRC अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत में एहतजाज दर्ज करवा कर नाकाम बनाए हैं। इस वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में सिर्फ रियासत तेलंगाना ही नहीं बल्कि मुल्क की तमाम रियासतों में शऊर बेदारी मुहिम चलाकर इस बिल को मरकजी हुकूमत वापस लेने पर मजबूर करते हुए वक्फ अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस इजलास में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन सदर कमाल अत्थर, साबिक़ा सदर मुस्लिम वेलफेयर अब्दुल अहद मोहम्मद बाबर, साबिक़ कायदीन अब्दुल रऊफ़, साबिक़ा कौंसलर अलीम मोहम्मद अब्दुल रज़ाक, जुबैर लाला, मुस्लिम वेलफेयर नायब सदर अब्दुल बासित अली, सेक्रेटरी खालिद सैफुल्ला ख़य्यूम, सोहेल उमरी, शुक्र खान, इम्तियाज़ बाबा, सिराज, मुस्लिम मजहबी कायदीन ने शिरकत की। ईमान लाने के बावजूद अगर तुमने ईमान के तकाज़ों को पूरा नहीं किया, रुगर्दानी की, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम्हारी जगह अल्लाह ताला किसी और कौम को लाएगा, तब्दील करेगा। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, और ये जो कौम तुम्हारी जगह पर आएगी ये तुम जैसी कौम नहीं होगी। साईं, हमारी मिसाल को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक सबका नाम दिया था। ऐसे कानून जैसा कि हज की सहूलतें निकाल देना, सब्सिडी निकाल देना, वक्त का कानून बदल देना, शरीयत में मदाखलत करना, NRC लागू करना, CAA लागू करना, ऐसे कई चीज़ें हैं। सिर्फ उनका एक ही एजेंडा है जो कि मुसलमानों के मुखालिफ बोले तो हम हुकूमत में ताहयात कायम कर सकते। लिहाजा हम इसको रोकना है तो कि हमारा नजरिया बदलना जरूरी है। हम बातें बहुत करें, नजरिया के इख्तिलाफात हर एक आदमी में है। अब आपके हमारे इख्तिलाफात रह सकते हैं, लेकिन जब खौफ का मामला है तो हम सब एक होना जरूरी है। आज एक मैं मिसाल देता हूँ, आप फलस्तीन में देखिए, ना बम है ना बंदूक है। सोहेल साहब, खासमी साहब और हमारे उलमा हजरात ने भी कहा है, तो बाला तौर पर बहुत ही अच्छे तरीके से कहा। तो हमें आज ज़रूरत है कोई भी चीज़, अगर ये चीज़ रुक गई तो आने वाले और दिनों में और कई चीज़ें रुक सकती। अगर इसमें कामयाब हो गए तो आने वाले दिनों में और वो लोग आगे बढ़ेंगे और उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। हम सबसे मिलकर रहना है। ये हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारा किसी से इख्तिलाफ नहीं है। जब हमारे ऊपर कुछ आ रहा तो हमारा इख्तिलाफ जरूरी है। मैं आमिर अली साहब, जो यहाँ पे आमिर अली खान साहब बैठे हैं, उनकी खिदमत शायद हमारे बुजुर्गाना को देखा तो ज़्यादा बोलिए, मैं समझ रहा हूँ। तमाम लोग एजेंटी होकर जो है तो गाँव में अपनी बात नमस्त करी तो हम 10-20% होकर भी जो है हमारी बात को मनवा नहीं सकते। इसकी वजह क्या है? हमारी ताकत कमजोर हुई है और आपस का इतिहास हमारा कमजोर है और हम वो उस तरह से जंग नहीं लड़ रहे हैं जिस तरह से हमको लड़ना चाहिए। हमारे पास बहुत खत्म हो चुकी है। हमारे पास हमारा दिल जो है आप ना मानिए, हम लोग जो है बुता होंगे तो हमको जिंदा होना। अगर हमारी जिंदा होगी 1000 साल जो कौम हुकूमत करेगी वो कौम का ये हाल है, क्या इसका नहीं के पीछे पड़े हुए हैं। हमारे अपने आप को बचाने के लिए हम जो है इतना मसला खड़ा हुआ है। तो मैं तमाम लोगों से और
कि हम सब लोग उठाए बनाए जो चीज भगवान जी बोल रहे हैं वो चीज भी करें और साथ साथ जो है अपने को अपने मुंह के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अगर आप इंतजार करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मुंह को जो पता करेंगे वो जो बचेंगे तो आप आवाज के आप दूसरों के लिए खड़ा होंगे। तो इसी हिसाब से करने का मकसद कौम के अंदर शऊर बेदारी न सिर्फ वक्त के ताल्लुक से बल्कि इसके अंदर जो चेंजेस करने वाले हैं इसके ताल्लुक से आप लोगों के सामने बयान की जा सके इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं इस मुल्क में हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है वो न सिर्फ मुसलमानों का नुकसान करना चाहती है बल्कि मालूम ऐसा होता है कि जैसे मुसलमानों की ज़मीन बंद कर दी गई। मगर हमको इन चीज़ों की मुखालिफत करने के रास्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रहनुमाओं ने फराहम की है। हम स्कैन के थ्रू उसकी मुखालिफत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे मुस्लिम रहनुमाएं कोशिश कर रहे हैं कि इस बिल की मुखालिफत हो और इस बिल को नाकाम किया जाए। मगर साथियों ये सोचने की बात है कि ये सब चीज़ें होने की वजह मैं भी खुद इसमें हिस्सा लेकर अल्लाह के पास माफ़ी मांगने का तलबगार होगा। देखिए असल वक्त प्रॉपर्टी जो है वक्त गवर्नमेंट बिल जो बनाई गई है ये बहुत ही आगे मुसलमानों के लिए बहुत खतरे की घंटी है। तीन तरह का मसला था क्योंकि हमारे मुझसे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, कोई एक लाख 3 लाख बोल रहा उसके लिए प्रॉब्लम था वो एक साथ हो जाएगा। उसका अल्टरनेटिव है कि हम एक साथ 3 लाख नहीं बोले तो वो कानून हम पे लागू नहीं होगा। CAA का था NRC उसके बारे में बहुत काफ़ी एहतजाज करें हम लोग सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हद तक वो रुके रहा है। लेकिन ये जो वक्त तरमीम जो बिल है ये एक बार अगर पार्लियामेंट में पास हो गई तो हम इसको बाद में कुछ भी कर लो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कि पार्लियामेंट में जो कानून बन जाता उसको कोर्ट भी जो उसको आधा है लेकिन पूरी कोशिश करना हमारा फर्ज है। खाली हम दुआ करने बैठेंगे वो काम होने वाला नहीं है। वो भी नबी करीम हमें बता दिया जंग बदर में मैदान में जाकर सारे तैयारियां कर उसके बाद में अल्लाह ताला से दुआ करें। लेकिन हमारा मसला ऐसा चल रहा हम पहले दुआ कर रहे हैं बाद में देख रहे कोई करता कि करेगी तो ऐसा होने वाला नहीं है। हमारी जरूरत है कि हम फील्ड में आना चाहिए। इस सिलसिले में जो भी हमको करना है हमारे जैसा कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत पूरे हिंदुस्तान में मुहिम चल रही इसी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह कानून में भी एक ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की ऐसी तंजीम है जो मुस्लिम कमीशन के नाम से है जिसमें सारे तंजीम के लोग हैं सारे पार्टियों के लोग हैं। तो उनका आज एहतजाज मुस्लिम कमीशन से जो राया है ये बेहतर का काम इसलिए है कि हम सारे मुसलमानों की तंजीम है तो हम सब मिलकर इसको एहतजाज करेंगे। इसके यहाँ से आगे जो भी हमारे लिए रहनुमाई मिलती उसके ऊपर हम काम करेंगे। मैं एमएलए के साथ साथ खास तौर पर आकर मैं एक्सप्रेस करता हूँ कि जयपुर में जो मसाला हुए हैं हाल ही में वैसे तो गवर्नमेंट आने का काफ़ी मसाला हुए हैं लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके ऊपर आप हमारे तरफ से कानून के लोगों की तरफ से आप CM से मिलकर रिक्वेस्ट कीजिए कि वहाँ पे जिनका भी नुकसान हुआ है वो नुकसान को भरपाई करे उनको कंपनसेशन दिलाए और आगे ये मसाला नहीं हुआ पुलिस को उसको ठोस अगर पूरे उनको क्या बोलते हैं जैसा आप मोटरसाइकिल खरीदते और उसका इंश्योरेंस करा दे। आप सऊदी अरब अगर नौकरी पे आज जा रहे हैं तो सऊदी अरब जाने से पहले आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी बताना पड़ रहा, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस वो आपको बताना पड़ रहा तो ही आप वहाँ पे जा सकते। तो वैसा ही हिंदुस्तान के हर शहर में चाहे वो टांडू से ही शुरुआत कीजिए हैदराबाद से ही करिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप हर आदमी अपने घर वालों का लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये दो चीज इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस अगर किसी की दुकान है तो इसका ये 3 इंश्योरेंस आप कराइए। हिकमत अमली ये है कि आप इंश्योरेंस अगर आप कराए 5 लाख तो आप शायद साल को 10,000 या 15,000 रुपए आपको प्रीमियम भरना पड़ा।
2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कराया और मेरे को मॉक लिंचिंग में मार दिया। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को, मेरे घर वालों को 4 लाख रुपए दी, मगर अगर आप 15,000 दिए आपको 3,88,000 रुपए आपको मिल गए। कौन देगा? गवर्नमेंट दे। तो ये गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट पे बोझ पड़ने लगेगा तो गवर्नमेंट कहेगी इसको होने दो, मुसलमान को मारो, इसलिए कि अगर बढ़ेगा तो लाखों रुपए हमारे चले जाए। तो इस हिम्मत अमली के तौर पे हमें ये चीज करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि इसलिए कि मेरा क्या 6 साल की जो एमएससी मिली है उसमें मैं एक ही चीज पे फॉलो कर रहा हूँ कि एजुकेशन का काम कर रहे हैं ऑलरेडी, इसके साथ साथ रोजगार के लोगों को जोड़ने की एक कोशिश है, एक दूसरी ओर। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई आदमी 8-10 हज़ार रुपए कमाता है तो 5 साल के बाद कम से कम उन्हें उसकी आमदनी डबल तो हो जाए। इस हिम्मत अमली के तौर पर मैं कुछ मंसूबे बना रहा हूँ, या टाइम लगेगा। अगर नहीं रोक सकते तो फिर कोई एक दरमियानी रास्ते के वास्ते कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मौत के वास्ते पूछेंगे तो भूखा करेंगे। अगर हम अभी तकलीफ के वास्ते मंजूर हो जाएंगे तो 40 के 40 कालेंगे। तो रोकना तो है, मुखालिफत तो करना है, व्हाट्सएप पे करना है, ये कितना कारामद होगा नहीं होगा ये अपनी जगह। इतनी बात जरूर है कि 400 पार की बात की थी, थोड़ी गलती कांग्रेस पे हुई या इंडिया अलायंस पे हुई तो ये हुई कि हम 2024 की तरक्की को हमारी रोजगार से हम जुड़ते जाएं। इसलिए कि आप देखिए कि जब आईएसपी खुला था तो आईएसपी में ये बात आई थी कि महाराष्ट्र आईएसपी का कंडीशन था कि हम 70% तक हमारे कैंडिडेट बनेंगे, 30% महाराष्ट्र के लोगों को बनेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 50-50 में मैं राजी हूँ, क्योंकि आईएसपी को यहाँ बिना हो या गवर्नमेंट के इदारे हो, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसी इंडस्ट्री आए जिसमें हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले। ये एक हिम्मत अमली है। कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमानों की माशी तरक्की अवलीन तरजीह हो, ताकि हम पहले ताकतवर अगर बनेंगे माशी तौर पर तो फिर आगे के बहुत सारे मंसूबे बना सकते हैं, हिम्मत अमली बना सकते हैं, तरक्की की तरफ हम हमारी कौम को लेके जा सकते हैं। भारत में हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।